आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे डेटा और डेटा की डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में। नॉर्मली अगर अपन डेटा की बात करें तो डेटा मतलब क्या? डेटा मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी नॉर्मली क्या कहलाता है? डेटा कहलाता है। जैसे आपकी बात की जाए तो आपका नाम एक डेटा है, आपका ईमेल आईडी एक डेटा है, आपका ब्लड ग्रुप, पापा का नाम, मम्मी का नाम, ब्रदर का नाम, ऑल द इंफॉर्मेशन आर डेटा। तो नॉर्मली अगर हम डेटा की बात करें तो सी लैंग्वेज में डेटा को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी होती है जिसे बोला जाता है प्रिमिटिव्स, और दूसरी कैटेगरी है जिसे बोला जाता है नॉन प्रिमिटिव या फिर डिराइव्ड। अब प्रिमिटिव की अगर बात की जाए तो प्रिमिटिव्स का मतलब क्या होता है, हम पहले अपन इसको समझने की कोशिश कर। प्रिमिटिव को नॉर्मली कई बार आप डेफिनेशंस पे जाओगे तो वहां पे लिखा मिलेगा प्रिमिटिव मतलब पहले से बने हुए। बिल्कुल मैं मानता हूं इस चीज का मतलब है कि पहले से बने हुए। रिमेंबर, पहले से बना हुआ कुछ भी नहीं है, जिन्होंने सी लैंग्वेज को डेवलप किया है उन्होंने भी इसको बनाया होगा, ठीक है। मगर हाँ, एज ए यूजर बात की जाए कि मैं सी लैंग्वेज पे कोडिंग कर रहा हूं तो मुझे प्रिमिटिव डेटा इस बनाने की जरूरत नहीं है, ये सी लैंग्वेज ने मुझे पहले से बना के दिए हुए हैं। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड प्रिमिटिव। बट नॉर्मली अगर अपन प्रिमिटिव्स की बात की जाए तो जो प्रिमिटिव्स होते हैं वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। अब इसका मतलब क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक की अगर बात की जाए तो आपने आपके घर में कई बच्चों को वो छोटे छोटे पजल से खेलते हुए देखा होगा। छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, उन ब्लॉक्स को आप क्या करते हो? ऐड करते हो, और धीरे धीरे बहुत सारे ब्लॉक्स अगर आप मिलाओगे तो आप एक बड़े स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब नॉर्मली अगर बिल्डिंग ब्लॉक्स की अगर बात की जाए तो बिल्डिंग ब्लॉक क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं, और उन एलिमेंट्स को अगर आपने बहुत सारे एलिमेंट्स को मिला दिया तो आप एक बड़े स्ट्रक्चर को डिजाइन कर सकते हो। सेम एज इट इज अगर मैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूं, मैं स्पेसिफिकली सी लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे मैं हर लैंग्वेज की बात कर रहा हूं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो उसका जो बेस होता है वो उस लैंग्वेज के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। डन। अब जैसे मान लीजिए अगर अपन नॉन प्रिमिटिव्स की बात करें तो नॉन प्रिमिटिव्स क्या होते हैं? नॉन प्रिमिटिव वो सारे डेटा टाइप्स हैं जिनको बनाने के लिए प्रिमिटिव्स का यूज किया गया है। अगर आपको प्रिमिटिव्स नहीं पता है, प्रिमिटिव्स का बिहेवियर नहीं पता है, तो आप कभी भी नॉन प्रिमिटिव डिजाइन ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो कंप्लीटली प्रिमिटिव से डिराइव्ड होते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल के अकॉर्डिंग बात करता हूं तो मान लो एक मिठाई है जिसको बोलते हैं नॉर्मली रसगुल्ला। अब उसकी बात की जाए तो वो डिराइव्ड एलिमेंट है। डिराइव्ड वो किसी और चीज से बना हुआ है, और वो और चीज कौन है? मिल्क। अब आपको ये नहीं पता कि मिल्क क्या होता है, मिल्क का बिहेवियर क्या होता है, तो आप रसगुल्ला कैसे बनाओगे? हाउ इट इज पॉसिबल? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्रिमिटिव्स आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। अगर प्रिमिटिव्स क्लियर हैं तो ही आप अदर डिराइव डेटा इसके ऊपर काम कर पाओगे। डिराइव डेटा इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, उनको अपन डिस्कस करेंगे। तो दो कैटेगरीज हैं, प्रिमिटिव्स और डिराइव्ड। प्रिमिटिव्स मतलब पहले से प्री डेवलप्ड या फिर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और डिराइव्ड की बात की जाए तो वो डेटा टाइप्स जो कि किसी अदर डेटा टाइप से डिराइव हुए हैं या उससे मिलकर बने हुए हैं। डन। प्रिमिटिव्स की बात की जाए तो प्रिमिटिव्स को सी लैंग्वेज में टोटल मिलाकर 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी होती है जिसे नॉर्मली बोला जाता है इंटीजर। दूसरी कैटेगरी होती है जिसे बोला जाता है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज, या फिर इसी के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है जिसे बोला जाता है रियल वैल्यूज। डन। इसके अलावा तीसरी कैटेगरी होती है जिसे नॉर्मली बोला जाता है कैरेक्टर। कई लोग उसको 4 बोल देते हैं मगर कैरेक्टर। और चौथी कैटेगरी होती है जिसे नॉर्मली बोला जाता है वॉइड। तो ओवरऑल मिला के प्रिमिटिव डेटा इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और वॉइड। अभी मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, बाकी आगे जाके हम इन चीजों को काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे इन डेप्थ। अब यहां पर इंटीजर की बात की जाए तो इंटीजर का मतलब क्या होता है? नॉर्मली जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे पूछा कि भाई साहब आपकी एज क्या है, तो किसी स्टूडेंट ने बोला सर मेरी एज है 22, तो मान लो उसकी एज अपन ने यहाँ पे लिख दी 22। अब 22 की अगर बात की जाए तो 22 एक नंबर है, मगर इस पर्टिकुलर नंबर की अगर बात की जाए तो इस नंबर में आपने कहीं पर भी डेसिमल पॉइंट का यूज नहीं किया है। मैंने यहां पर ऐसा नहीं लिखा है कि 22.7, नो। तो यहां पे 22 की बात की जाए तो 22 इट्स अ इंटीजर वैल्यू। अगर मान लीजिए मैंने यहां पे लिख दिया 78, इट्स अ इंटीजर वैल्यू। माइनस का 82 इंटीजर, माइनस का 7128 इंटीजर, माइनस का 2953, ये सारी की सारी वैल्यूज क्या कहलाती है? इंटीजर। तो इंटीजर मतलब क्या?
इंटीजर मतलब वो न्यूमेरिक वैल्यूज जिनमें आपका डेसिमल पॉइंट नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं? आपके इंटीजर। डन। इसके अलावा एक और टर्मिनोलॉजी के ऊपर बात करते हैं, इसको बोलते हैं फ्लोट। अब फ्लोट की बात की जाए तो फ्लोट मतलब क्या? जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा भाई साहब आपकी हाइट कितनी, आपने बोला सर मेरी हाइट है 5.8। तो यहां पर अगर मैं 5.8 की अगर बात करता हूं तो 5.8 इट्स अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। डन। या फिर आपने बोल दिया 29.71। कोई मान लो कोई व्यक्ति जिम जा रहा हो, मैंने उससे पूछा कि भाई साहब आपका वेट कितना है, तो भैया जिम जाने वाला व्यक्ति क्या होता है, थोड़ा सा कॉन्शियस होता है ग्राम ग्राम पे कि भैया मेरा वेट 200 ग्राम कम हो गया, 100 ग्राम कम हो गया। तो उसने मान लीजिए उसने बोला कि सर मेरा वेट है 59.3 इतना। अब यहां पर इन सारी वैल्यूज की अगर बात की जाए तो यहां पर सभी में क्या लगा हुआ है? पॉइंट। और ऐसी वैल्यूज जिनमें डेसिमल पॉइंट होता है उन सारी वैल्यूज को क्या बोला जाता है बेटा? फ्लोट। डन। तो वो वैल्यू जिनमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता वो इंटीजर, और वो न्यूमेरिक वैल्यूज जिनमें डेसिमल पॉइंट होता है वो क्या कहलाते हैं? आपके फ्लोट कहलाते हैं। अब कैरेक्टर की अगर बात की जाए तो कैरेक्टर जो होता है बेटा उसको अपन काफी डिटेल में समझेंगे कैरेक्टर एग्जैक्टली होता क्या है। बट अभी की बात की जाए तो कैरेक्टर इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक मतलब क्या होता है मैं आगे डिटेल में बताऊंगा, अभी अपन इस शीट को उतना बेटर तरीके से समझ नहीं पाएंगे। बट यहां पर अगर कैरेक्टर की बात की जाए तो मान लीजिए आपने लिखा ए, तो ए इज अ कैरेक्टर। बी, बी इज अ कैरेक्टर। सी, सी इज अ कैरेक्टर। इवन मैं 9 की बात करूं तो मैं 9 को भी कैरेक्टर बोल सकता हूं। ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने यहां पे लिख दिया ओ, इट्स अ कैरेक्टर। और अगर मान लीजिए मैंने यहां पे बना दिया है 0, तो 0 भी क्या है? वो भी अपने आप में कैरेक्टर है। कैसे कहलाएगा वो अपन आगे डिस्कस करें। बट एक चीज ध्यान रखना है आपको कि कैरेक्टर की अगर बात की जाए तो सी लैंग्वेज में जो कैरेक्टर होता है उसको नॉर्मली सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से डिनोट किया जाता है। अभी इसके बारे में ज्यादा सोचने की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, डोंट वरी। बट जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर बोला 9, तो आप क्या बोलोगे? 9 एक इंटीजर वैल्यू अभी आपने बोला, मगर ये 9 कैरेक्टर कैसे हो गया? तो अगर इस 9 को मैं कैरेक्टर बोलना चाहता हूं तो मुझे इसके ऊपर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाना पड़ेगा। डन। तो कैरेक्टर, ये सारी वैल्यूज क्या कहलाएंगे बेटा? आपके लिए कैरेक्टर कहलाएंगे। और कैरेक्टर को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है इन द सी लैंग्वेज। डन। तो तीसरी कैटेगरी क्या हो गई? कैरेक्टर। चौथी कैटेगरी अगर बात की जाए तो उससे नॉर्मली बोला जाता है वॉइड। अब वॉइड का मतलब क्या होता है? रिमेंबर, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप सभी की बात की जाए तो कई प्रकार के डेटा ऐसे होंगे जिनके बारे में आपको आइडिया होगा कि इस डेटा का प्रकार क्या है, उसका टाइप क्या है। जैसे मैंने आपसे पूछा आपकी एज क्या है? 21। ओ 21 इज इंटीजर वैल्यू। आपकी हाइट क्या है? 5.9। ओ 5.9 इज अ फ्लोट वैल्यू। दैट्स इट। अगर आपने बोला ए बी सी, ये कैरेक्टर है। और अगर आपने आपके नाम की बात कर ली, जैसे मान लीजिए मेरा नाम अभिषेक है, तो यहां पर अभिषेक क्या है? इट्स ए स्ट्रिंग वैल्यू। अब स्ट्रिंग क्या होता है वो अपन नॉन प्रिमिटिव या फिर डिराइव्ड के अंदर समझने की कोशिश करें। डन। अब यहां पर अगर अगर आपको ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आपके डेटा का प्रकार क्या है, यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट द डेटा कि डेटा क्या है, डेटा का टाइप क्या है, तो उस केस में हम नॉर्मली यूज करते हैं वॉइड का। तो नॉर्मली अगर मैं वॉइड की बात करूं तो वॉइड का यूज अनस्पेसिफाइड टाइप के लिए किया जाता है। इस टॉपिक को अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे जब मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा। उस टॉपिक का नाम है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, DMA। आपने कई बार शायद कुछ वर्ड सुने होंगे जिसको नॉर्मली बोलते हैं अपन मेलॉक, टेलॉक, फ्री। ये सारी टर्मिनोलॉजी आपने सुन रखी होगी। तो इन चीजों को अपन जब डिस्कस करेंगे तो आप उस केस में वॉइड का बहुत ज्यादा यूज करो। बट अभी आपको इतना ही ध्यान रखना है। अब नॉन प्रिमिटिव की बात की जाए तो नॉन प्रिमिटिव के बारे में आपको ऑलरेडी ये चीजें बता चुका था कि नॉन प्रिमिटिव मतलब वो डेटा टाइप्स जो कि किसी और डेटा टाइप के द्वारा डेवलप किए गए हैं, मतलब वो पहले से बने हुए नहीं है, जिन्हें हम हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिजाइन करेंगे, वो सारे के सारे डेटा टाइप्स क्या कहलाते हैं? आपके नॉन प्रिमिटिव्स। नॉर्मली अगर हम नॉन प्रिमिटिव्स की बात करें तो नॉन प्रिमिटिव बहुत सारे हैं। डन। बट बेसिकली अगर बात की जाए तो नॉन प्रिमिटिव में हमारी पहली कैटेगरी है जिसका नाम होता है अरे।
अब अरे की बात की जाए तो अरे का यूज कब किया जाता है? मान लो कि मैंने आपसे कहा कि भैया आपकी एज क्या है, तो किसी ने बोला कि सर मेरी एज है 20। डन, ये किसी एक पर्सन की एज की बात हुई। मगर जब मैं एक बड़ा प्रोग्राम बनाऊंगा तो उस प्रोग्राम में मेरी रिक्वायरमेंट ये पड़ सकती है कि मुझे बहुत सारे लोगों की एज को स्टोर कराना पड़े। मान लो एक कंपनी है और उस कंपनी में 100 एम्प्लॉयज हैं और मुझे हर एम्प्लॉय की एज को स्टोर कराना है मेरे प्रोग्राम के अंदर, तो उस केस में मैं यूज करूंगा अरे का। तो अरे की बात की जाए तो अरे का यूज होता है जब आप कलेक्शन ऑफ डेटा को स्टोर कराना चाहते हो। अब बात करते हैं हमारे अगले प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में, जिसे बोला जाता है स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग की बात की जाए तो स्ट्रिंग को मैं अगर बहुत ज्यादा सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो स्ट्रिंग को बोला जाता है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। अब यहां पर एक वर्ड आ गया कलेक्शन, और कलेक्शन तो अरे भी होता है। एक चीज ध्यान रखना, स्ट्रिंग जो होता है वो कहीं ना कहीं अरे ही होता है, मगर एक डिफरेंट टाइप ऑफ अरे होता है। नॉर्मली मैंने अभी आपको प्रिमिटिव्स के बारे में थोड़ा बताया था कि आपके पास एक डेटा टाइप अवेलेबल है, इसका नाम क्या है? कैरेक्टर। अब कैरेक्टर की अगर बात की जाए तो कैरेक्टर जो होता है वो केवल और केवल सिंगल अल्फाबेट या सिंगल सिंबल को रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा ए, तो ए कैरेक्टर है। मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे बी, तो बी क्या है? बी एक कैरेक्टर है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है सी, तो सी क्या है? एक कैरेक्टर है। बट मैं किसी व्यक्ति के नाम की बात करता हूँ, जस्ट लाइक मेरी बात की जाए, मेरा नाम क्या है? अभिषेक वर्मा। तो अगर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है अभिषेक, तो अभिषेक में सिंगल कैरेक्टर है या बहुत सारे कैरेक्टर हैं? ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे कैरेक्टर हैं। तो यहां पर इसे बोला जाएगा स्ट्रिंग। डन, इससे ज्यादा आपको भी सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है। डन, बट ये चीज ध्यान रखिएगा, स्ट्रिंग का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। और नॉर्मली जैसे मैंने आपको बताया था कि कैरेक्टर जो होते हैं वो सिंगल इन्वर्टेड से रिप्रेजेंट होते हैं, तो जो स्ट्रिंग के होते हैं वो हमेशा डबल इन्वर्टेड के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। आप जब सी में प्रोग्राम बनाओगे तो कई जगह पर डबल इन्वर्टेड का यूज करोगे। जस्ट लाइक अगर आपने ऑलरेडी सी लैंग्वेज में थोड़ी बहुत कोडिंग कर रखी है तो आपने कई बार एक स्टेटमेंट यूज करा होगा जिसको बोलते हैं प्रिंट एफ। और प्रिंट एफ में आपने कई बार ऐसा लिखा होगा, हेलो वर्ल्ड। डन, तो ये जो हेलो वर्ल्ड आपने लिख रखा है, ये जो है यहां से लेके यहां तक, ये काय में लिखा हुआ है? डबल इन्वर्टेड में। और डबल इन्वर्टेड में जो भी होता है वो क्या होता है? आपका स्ट्रिंग। तो प्रिंटफ के अंदर ये लिखा हुआ कंटेंट क्या है? आपका स्ट्रिंग है। डन, तो स्ट्रिंग का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, और स्ट्रिंग कहीं ना कहीं अरे ही है, रिमेंबर। इसके अलावा हमारे पास एक और टर्मिनोलॉजी आती है जिसे बोला जाता है पॉइंटर्स। पॉइंटर्स की अगर बात की जाए तो पॉइंटर का जो कंसेप्ट होता है वो मेमोरी मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। मेमोरी मैनेजमेंट मतलब क्या? देखिए, अगर अपन प्रोग्रामिंग की बात करूं, मैंने अभी आपको डेटा के बारे में बताया, जब हम आगे बढ़ेंगे तो डेटा बहुत ज्यादा वास्ट होता जाएगा। नॉर्मली आपके डेटा छोटे नहीं रहेंगे, डेटा बहुत ज्यादा बड़े हो जाएंगे। और जब डेटा का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो उस केस में आपको आपके सिस्टम में रखी हुई मेमोरी को मैनेज करना पड़ेगा, जिससे आपके एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस बढ़ेगी। तो अगर आपको यह सीखना है कि मेमोरी का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, तो उस केस में आपको पॉइंटर्स के बारे में डिटेल्ड आइडिया होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये बेटा इस पर्टिकुलर टॉपिक की बात की जाए तो इस टॉपिक को तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अपन, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट का बेस है। डन, इसके अलावा अब हमारी अगली टर्मिनोलॉजी जिसे बोला जाता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो स्ट्रक्चर का यूज कहां पे किया जाता है? स्ट्रक्चर का यूज ऐसी सिचुएशन में किया जाता है जब मैं किसी रियल लाइफ ऑब्जेक्ट को इन द फॉर्म ऑफ डेटा रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। जस्ट लाइक मान लीजिए मेरे पास में पेन है, इस पेन की बात की जाए तो इस पेन को मैं इन द फॉर्म ऑफ डेटा कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे करूंगा? तो उसके लिए हमें यहां पर यूज करना पड़ेगा स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर का यूज कब करते हैं? जब आप रियल लाइफ ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना चाहते हो, किस फॉर्म में? इन द फॉर्म डेटा कन्वर्ट। तो आप किसका यूज करोगे? स्ट्रक्चर। इसके अलावा एक टर्मिनोलॉजी और होती है जिसे बोला जाता है यूनियन। तो यूनियन भी कुछ इसी प्रकार का होता है, मगर उसका एक आर्किटेक्चर अलग होता है जिसको हम अपकमिंग वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यूनियन का आर्किटेक्चर कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर से डिराइव्ड है। तो स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए, तभी आपको यूनियन का कंसेप्ट समझ में आएगा।
डन। तो ये होते हैं सारे आपके नॉन प्रिमिटिव्स। इसके अलावा भी और भी नॉन प्रिमिटिव्स होते हैं जिन्हें हम अपकमिंग वीडियोस में जब हम टॉपिक्स पे आएंगे तो उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर मेमोरी, रिमेंबर, अगर आप आपके कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का कोई डेटा स्टोर कराना चाहते हो, कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, व्हाटएवर, जो भी आप चाहते हो, तो अगर आपको आपके मोबाइल में, कंप्यूटर में किसी भी प्रकार के डेटा को स्टोर करवाना है तो आपको यहां पर रिक्वायरमेंट पड़ती है मेमोरी की। अब मेमोरी की बात की जाए तो आपने अगर इसके पहले बेसिक कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स या कोई भी कंप्यूटर ओरिएंटेड बुक्स पढ़ी होगी तो आपने मेमोरी के बारे में कुछ चीजें पढ़ी हो सकती हैं। जस्ट लाइक प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, रैम, रोम, इन सारी चीजों को आपने शायद पहले पढ़ा हो। बट इस लेक्चर में मैं उन टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि उसका रिलेशन प्रोग्रामिंग के साथ में अभी नहीं है। डन। अभी हम बात करेंगे इस लेक्चर में मेमोरी की अलग अलग यूनिट्स के बारे में। यूनिट्स मतलब क्या? इकाइयां। यूनिट्स का यूज क्या होता है? किसी भी चीज को अगर आपको मेजर करना है तो उस चीज को मेजर करने की अलग अलग क्या होती है? यूनिट्स होती है। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी व्यक्ति की हाइट को मेजर करना है तो हाइट को मेजर करने की अलग अलग यूनिट्स होती हैं। जस्ट लाइक मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इंच, फीट, मीटर, और भी अलग अलग यूनिट्स होती हैं। सेम एज इट इज, अगर मान लीजिए कि आपके पास में कोई कंप्यूटर मेमोरी अवेलेबल है तो उस कंप्यूटर मेमोरी को अगर आपको मेजर करना है तो कंप्यूटर मेमोरी को मेजर करने की अलग अलग यूनिट्स होती हैं। अब ध्यान दीजिएगा प्लीज, अगर मैं किसी कंप्यूटर मेमोरी की बात करूं तो कंप्यूटर मेमोरी को मेजर करने की एक सबसे छोटी यूनिट होती है जिसे बोला जाता है बिट। व्हाट इज बिट? बिट की बात की जाए तो बिट होता क्या है? तो बिट इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। अगर मैं किसी कंप्यूटर मेमोरी की बात करूं तो कंप्यूटर मेमोरी को मेजर करने की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसे नॉर्मली बोला जाता है बिट। इससे बड़ी यूनिट की अगर बात की जाए तो इसकी अगली यूनिट होती है जिसे नॉर्मली बोला जाता है बाइट। अब बाइट की बात की जाए तो बाइट क्या होता है? अगर मैं यहां पर एक बाइट की बात करूं, 1 बाइट, तो एक बाइट में टोटल मिला के 8 बिट होते हैं, 8 बिट। अगर मैं यहां पर बात करता हूं 2 बाइट की तो 2 बाइट में टोटल मिलाकर आपके पास में 16 बिट होंगे। डन। अगर 3 बाइट की बात की जाए तो 3 बाइट में टोटल मिला के आपके पास में 24 बिट होंगे। 4 बाइट की बात की जाए तो 4 बाइट में आपके पास में टोटल मिला के 32 बिट्स होंगे। और अगर मैं यहां पर बात करता हूं 8 बाइट की तो 8 बाइट में टोटल मिला के आपके पास में 64 बिट्स होंगे। डन। तो यहां पर सबसे छोटी यूनिट कौन है? बिट। उससे बड़ी यूनिट कौन है? आपकी बाइट। इसके अलावा कई लोग एक टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करते हैं, इसको बोलते हैं निब्बल। तो निब्बल बाइट और बिट के बीच में होता है, मगर उसकी अभी हमको यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इससे भी बड़ी बड़ी यूनिट्स होती है जिनके बारे में आपने शायद सुन रखा होगा। बाइट की बात की जाए तो बाइट के बाद में जो आता है उसको नॉर्मली बोला जाता है किलोबाइट, केबी। केबी की बात की जाए तो केबी से जो बड़ा होता है उसको बोला जाता है नॉर्मली एमबी। एमबी की बात की जाए तो एमबी से जो बड़ा होता है उसको नॉर्मली बोला जाता है जीबी। और जीबी की बात की जाए तो जीबी से जो बड़ा होता है उसको नॉर्मली अपन बोलते हैं टीबी या फिर टेराबाइट। बट अभी आपको इन टर्मिनोलॉजीज की कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी क्योंकि अभी आप प्रोग्रामिंग के इनिशियल फेज में हो जिसमें आप बेसिक डेटा के ऊपर काम करोगे, ना कि कॉम्प्लेक्स डेटा के ऊपर। और अगर आप बेसिक डेटा की बात करो तो बेसिक डेटा को समझने के लिए आपके लिए केवल इतनी चीजें काफी है। बट जब आप कॉम्प्लेक्स डेटा के ऊपर जाओगे, जैसे लाइक मैं ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करूंगा, फाइल्स के बारे में बात करूंगा, तो उस केस में आपको इन टर्मिनोलॉजीज की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। बट अभी आपको इन टर्मिनोलॉजीज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा अगर अपन कंप्यूटर मेमोरी के बारे में बात करें तो कंप्यूटर मेमोरी के बारे में आपको एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो पता होना चाहिए। नॉर्मली आप सभी क्या बोलते हो, कंप्यूटर मेमोरी का यूज क्या है? कंप्यूटर मेमोरी का जो यूज होता है वो डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है।
डन। मान लीजिए मेरे पास कोई मूवी है, मेरे पास कोई गाना है, कोई इमेजेस है, कुछ भी है, तो अगर मुझे मेरे कंप्यूटर में उसको स्टोर कराना है तो मुझे किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? मेमोरी की। बट इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट आपको यहां पे क्लियर होना चाहिए कि कंप्यूटर मेमोरी में आप डेटा स्टोर तो करा सकते हो, मगर कंप्यूटर मेमोरी का एक बिहेवियर और होता है कि हम कंप्यूटर मेमोरी में रखे हुए डेटा को ओवरराइड कर सकते हैं। रिमेंबर, ओवरराइड मतलब क्या? रीडिफाइंड। वो सिंपल सी बात है। जस्ट लाइक आपकी बात की जाए तो आपके मोबाइल में एक मूवी रखी हुई है, आपने मूवी देख ली, बात खत्म। आपने क्या करा? उस मूवी को वहां से डिलीट किया, उस जगह पे एक नई मूवी डाल दी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने उस मेमोरी का रीयूज कर लिया है अगेन एंड अगेन एंड अगेन। दिस इज द बिहेवियर इज कॉल्ड ओवरराइड। अब इसी पॉइंट को आप यहां पे समझने की कोशिश करना कि ओवरराइड मतलब क्या, कि आप आपके कंप्यूटर मेमोरी में रखे हुए डेटा को जब चाहो तब डिलीट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, और उस जगह पर आप एक नया डेटा ऐड ऑन कर सकते हो। डन। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको ये प्रिंसिपल क्लियर है कि ओवरराइडिंग क्या होती है, तो आपको एक कंसेप्ट प्रॉपर्ली समझ में आएगा जिसको नॉर्मली बोला जाता है वेरिएबल्स। रिमेंबर, तो वेरिएबल हम आगे पढ़ेंगे कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल कैसे वर्क करता है, बट आपको इतनी चीजें कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पता होना चाहिए। हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को आसान भाषा में विथ रियल लाइफ एग्जांपल आप तक पहुंचाते हैं, जो कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। अगर आपको हमारा ये कंटेंट और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें और नए प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियोस को बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है।